हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आइए आज का क्लास हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली लेक्चर क्लास में क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड लेक्चर क्लास में हम लोग पढ़ा था कूलाम का नियम और निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक और विमा। आज हम लोग उसी के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और पहले लेक्चर क्लास में हम लोग आवेश के बेस पर कुछ पढ़ा हुआ था, आवेश के अकॉर्डिंग आवेश के से रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ था, जिस पर उस पर भी न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है आवेश और कूलाम के नियम दोनों पर हम लोग न्यूमेरिकल आज कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी पदार्थ से 500 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। कोई पदार्थ है, जैसे सपोर्टेड यही पदार्थ है, इसमें से हम लोग 500 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इसमें आवेश की जो मात्रा होती है कितना कूलम्ब होगी वो ज्ञात करना है। या फिर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, 400 500 200 कुछ इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो कितनी आवेश की मात्रा होगी और उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी पदार्थ की। प्रकृति यहाँ तो नहीं लिखे हैं लेकिन हम लोग प्रकृति बताएंगे। ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन जब इस पदार्थ से निकाल लेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो निकाले हुए हैं कितनी आवेश की मात्रा बची है उसको निकाल लेते हैं हम लोग देखते हैं 500 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, पदार्थ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए? 500। वो किसका वैल्यू है? n। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। n इक्वल टू कितना है? 500 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 500 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना कूलम इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए ऋण आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मान ऋण आवेश नहीं होता है। हमें करें किसी का आवेश का मान ऋणात्मक थोड़ी होता है, धनात्मक। ऋण आवेश धन आवेश तो ये प्रदर्शित करता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है या फिर प्रोटॉन पर आवेश है। ओके, अब आवेश की इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? एन ई इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू क्या है? 500 और ई की वैल्यू कितना है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीपल करेंगे तो आप लोग पहले देख लीजिएगा। 16 दशमलव को भी भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए। यहाँ क्या है? 16 है। 16 × 5 = 80। अब दशमलव को याद करिए, एक अंक में दशमलव तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। गुणे 10 कितना हो जाएगा? -19 और यहाँ 2 जीरो हो, 2 जीरो का मतलब 10⁻2। 10⁻2 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 गुणे 10⁻−17 कूलम। तो पदार्थ से 500 इलेक्ट्रॉन निकाले गए थे तो उसमें कितना आवेश बचा हुआ है? आवेश की मात्रा कितनी है उसमें? 8 गुणे 10⁻−17 कूलम आवेश बचा हुआ है उसमें। अब उसकी प्रकृति बताइए, प्रकृति क्या होगी? आवेश की प्रकृति बताने के लिए आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएंगे तो पदार्थ धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। एक ट्रिक दे रहे हैं आप लोग को, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। इसका मतलब ऋणात्मक निकाल लिए गए, बचा क्या? धन। इसका मतलब जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो उसका नेचर क्या बचता है? धन आवेशित। वो पदार्थ धन आवेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन उसमें अगर इंक्लूड कर दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे उस पदार्थ में, तो पदार्थ क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। इस पदार्थ से क्या होते हैं? जो पदार्थ था यहाँ पर, उस पदार्थ से क्या हुए थे? इलेक्ट्रॉन निकाले गए थे तो वो पदार्थ क्या हो गया? उसकी प्रकृति धन आवेशित। एक ही मिनट लीजिए। ओके, आपका आंसर होगा। स्किप करिए, जल्दी करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, सपोज कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन सपोर्टेड ए ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन और ये क्या है? प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी समथिंग कुछ दिया हुआ है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा? आप लोग बता दिए, दो आवेश है, दोनों आवेश के बीच क्या होता है? बल लगता है। किसके अकॉर्डिंग ज्ञात करते हैं उस बल का मान? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से उस बल का मान ज्ञात करते हैं। अगर दो आवेश है तो उनके बीच बल लगेगा, उस बल का मान कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो हम इसी बेस पर एक क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, उनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा? बल तो लगेगा लेकिन कितना बल लगेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रकृति मतलब वो आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल होगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है?
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना है, 2 × 10⁻25 मीटर है। तो उनके बीच लगने वाला बल का मान, F का वैल्यू और उसकी प्रकृति याद कीजिए कि वो आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या दिया है उसको राइट करते हैं। हम लोग दिया है आवेश, 2 आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है, प्रोटॉन है। उसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है और एक प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है। दोनों का आवेश मालूम हो गया। दोनों के बीच की दूरी किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, R इक्वल टू कितना, 2 × 10⁻25 मीटर है। इतना दिया हुआ है आपको। R इक्वल टू इतना दे दिया हुआ है। अब इनके बीच लगने वाला बल किसके अकॉर्डिंग करें, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है, आप लोग कोई भी 2 आवेश के बीच बल निकालना, कूलाम के नियम लगाया करिए। ओके, F इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2। यहाँ देखिए Q1 Q2 हम नहीं लिख रहे, QE लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन QE व QP बटे R², ये फार्मूला उसका लिख दे रहे हैं। इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹9 गुणे, इसका वैल्यू कितना हो जाए, Q1 Q2 वैल्यू क्या है, दोनों सेम है, 1.6 × 10⁻19 होल स्क्वायर कर ले रहे हैं इसमें, बटे R है तो R का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। और एक बात आप लोग समझिएगा, कुछ स्टूडेंट हैं जो इसमें दिक्कत कर रहे हैं, सर आप QE और QP बोले दोनों तो इक्वल तो हैं, दोनों तो इक्वल है, बट दोनों अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, वो क्यों नहीं पुट किए। देखिए वो माइनस क्या होता है, QE वैल्यू माइनस में नहीं होता है, वो वैल्यू जो होता है दोनों धनात्मक ही होते हैं, बट वो माइनस से प्रदर्शित करता है, वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, उसे रखा नहीं जाएगा, वो माइनस उसको प्रदर्शित करता है, उसकी नेचर को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो उसका प्रदर्शित है, मतलब जो उसको प्रदर्शित करता है उस चिन्ह को हम लोग नहीं रखते हैं, तो हम लोग केवल उसकी वैल्यू को रखते हैं। वैल्यू इतना हो गई। आइए हम लोग वैल्यू निकालते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले हम लोग F इक्वल टू 9 × 10⁻9 को ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए 16 की स्क्वायर क्या होगा, 10 को हम बोले हैं गुणा करते समय भूल जाएगी, लास्ट में गुणा करने के बाद याद कर रखा करिए। 16 की स्क्वायर कितना होता है बताइए, मालूम है, 256 कितना होता है, हमें खुद नहीं ध्यान है, हम लोग गुणा करें। 16 × 25 80, 16 × 96 6, 9 16 16 9 कितना हो जाता है 25, सही है 256 इसको यहाँ लिख लिया है। ओके, अब यहाँ वर्क किए 2 बार गुणा किए हैं तो 2 अंक पे दशमलव लगेंगे, 2 अंक पे दशमलव हम लगा दे रहे हैं यहाँ पर। गुणे 10⁻−19 से उसका स्क्वायर होगा क्या होगा, 10⁻38 नीचे 2 की स्क्वायर कितना होगा 4, और 10 घाती कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, 4 भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा लीजिए, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 4 छंग 24 से 1 बचा 16, 416 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे 0.64 में 9 को गुणा कर दीजिए, 2 अंक में दशमलव है, ऐड कीजिए इसमें लगा दीजिए। आइए अब हम लोग घात में देखते हैं कितना बचा है, यहाँ 9 है, ठीक है, और माइनस क्या है, आधार समान है, घात जुड़ेगा, ठीक है, आधार इसका समान है बेस, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, इसका राइट क्या हो, चिन्ह भिन्न है तो घट जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे 10 घाते -50 है, ऊपर जाएगा +50 हो जाएगा, ए बी सी में हो जाएगा, इससे ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया। चलिए 5 इसे हम लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, 5.8, क्योंकि जो अंक हम लोग क्या करते हैं डिजिट को मूव करते हैं या फिर डिसअपियर करते हैं, यदि वो 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसके पहले वाला एक बढ़ जाएगा, तो 6 को हम डिसअपियर करेंगे तो ये 5 से बड़ी है, या 5 से हो या 5 से बड़ी, तो उसके पहले वाला एक बढ़ेगा, तो ये 7 है तो 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, देखिए ये धन है, ए प्लस ये जुड़ेगा, 50 और क्या हो जाएगा 59, और उसी में 38 घटा लीजिए, 50 में 30 घटाएंगे 20 आएगा, और 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा, मतलब कुल मिला के 21 बचेगा, +21 बल है, इतना न्यूटन का बल लग रहा था। ओके, हम लोग इसकी दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल लग रहे हैं उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रकृति बराबर बल की प्रकृति बराबर। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है, तो एक भिन्न भिन्न आवेश है, तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लिख दीजिएगा, आकर्षण बल।
ओके, एक क्वेश्चन हो गया, राइट करिए, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट में लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जैसे तीन आवेश हैं, तीनों पहले क्वेश्चन राइट कर दे रहे हैं हम लोग को। देखिए जो तीसरा थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है, तीन आवेश, कौन कौन है तीन आवेश, Q1 Q2 Q3, और तीनों आवेश किसी समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा L मात्रक है, किसी समबाहु L मात्रक के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है। कौन, तीनों आवेश समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर Q1 Q2 Q3 तीन आवेश स्थित हैं, और तीनों आवेश का परिमाण जो है Q1 के बराबर, Q2 के बराबर, Q3, तीनों को जो मान है वह कितना है, Q है, लिखा है तीनों प्रत्येक का परिमाण Q है। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की जो केंद्र है उसके केंद्र पर कितना आवेश है, Q आवेश है। उस Q आवेश पर जो केंद्र पर आवेश रखा है उस पर कितना बल लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों आवेश जो कोनों पर, शीर्षों पर तीनों आवेश है उसके कारण केंद्र पर तीनों के कारण जो बल लग रहा है वो निकाल लेंगे, और बाकी उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आइए सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज छाप लेते हैं हम लोग। ठीक है, A B C कर लेते हैं। ए समबाहु त्रिभुज हो गए हम लोग को, और प्रत्येक भुजा कितना है, L सेंटीमीटर है, L प्रत्येक भुजा L सेंटीमीटर है। इसके कोनों पर रखे हैं कौन, तीन आवेश Q1 Q2 Q3, लिख ले रहे हैं यहाँ Q1 इस पर कितना है, Q2 इस पर कितना है, Q3, और आगे लिखा है त्रिभुज के आगे लिखा हुआ प्रत्येक का परिमाण Q है। इसका मतलब तीनों आवेशों का मान कितना दिया हुआ है, Q मतलब बराबर है, आवेश का मान भी बराबर है, प्रत्येक आवेश का मान कितना है, Q है, और प्रत्येक भुजा कितना है, L मात्रक है, मतलब समबाहु त्रिभुज कह लीजिए, ये L है। तो त्रिभुज के केंद्र मतलब यहाँ त्रिभुज के केंद्र पर या केंद्रक पर आवेश रखा हुआ, कितना आवेश रखा हुआ है, Q आवेश रखा हुआ है। तो इस Q आवेश पर लगने वाले बल का पूरा मान बताइए कितना होगा। तो देखिए यहाँ तीन आवेश है, एक आवेश, दो आवेश, तीन आवेश, त्रिभुज के तीनों कोनों पर वे तीनों आवेश रखे हैं जिसका परिमाण कितना है, समान है। और ये देखा जाएगा ये त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे हैं, और त्रिभुज क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर Q आवेश रखा है, कैपिटल Q। तो समबाहु त्रिभुज केंद्र कहाँ होता है, उसके लंबार्धक के कटानबिंदु पर, शीर्ष लंबार्धक। इसका मतलब एक होगा यह ऐसे और इस पर रखे हुए हैं। तो इस पर कितना बल लगेगा टोटल, तो हम क्या करेंगे, Q1 के कारण इस पर बल निकालेंगे, Q2 के कारण इस पर बल निकालेंगे, Q3 के कारण इस पर बल निकालेंगे, तीनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जुड़ेगा कि घटेगा ये उस डिपेंड करेगा, मान निकालने के बाद ही मालूम करेंगे, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। जब एक ही दिशा में होंगे तो जुड़ेगा, विपरीत दिशा में घटेगा, अगर भिन्न दिशाओं में तो न तो जुड़ेगा न तो घटेगा। तब कोई और रूल लगाते हैं हम लोग, कुछ और लगाते हैं, या तो उसे सेम दिशा में करते हैं या तो उसे अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। ठीक, तो वही पहले निकालते हैं Q1 Q2 Q3 निकालते हैं। तो आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको बिंदुओं मान लेते हैं, ये बिंदुओं पर Q आवेश रखा हुआ है। आप लोग जानते हैं इसके कारण जो इस पर बल निकलेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, मतलब F1, और Q2 के कारण इस पर जो बल निकलेगी उसकी दिशा इधर होगी, मतलब F2। इसके कारण जो इस पर बल निकलेगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, F3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण इस पर बल निकालने जा रहे हैं, और बल निकालने के लिए आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कूलाम का नियम लगता है, क्योंकि एक आवेश है O पर हम बल निकालेंगे, O पर आवेश है, और A पर भी आवेश है Q1 मतलब Q, तो दो आवेशों के बीच कूलाम का नियम लगता है बल निकालने के लिए। तो इसके कारण इस पर हम बल निकालेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम के नियम में एक हमें ज़रूरत पड़ता है कि दूरी जरूर मालूम होनी चाहिए उन दोनों आवेश की, हमें दूरी नहीं मालूम है, तो दूरी सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं। अब दूरी कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, इतना सबसे पहले देखा जाए ये जो त्रिभुज है एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में जो यह इसको हम डी कर ले रहे हैं। ओके, AD क्या है, लंबार्धक है, किसी शीर्ष से उसके सामने भुजा पर डाला गया लंब है, और उसको क्या होता है, दो भागों में बांटता भी है, BC को आधा आधा हाफ कर देता है, मतलब ये L/2 है, AB L/2 है। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं, ABC जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, AD क्या है, उसका लंबार्धक है, और जो लंबार्धक है इसका मतलब क्या होता है, किसी समबाहु त्रिभुज में किसी सिर से उसके केंद्र की जो दूरी ज्ञात की जाती है वो क्या होती है, पूरी लंबार्धक की 2/3, मतलब पूरी AD का 2/3,
अगर ए डी हमें मालूम हो जाए तो उसका 2/3 कर देंगे, ए ओ मिल जाएगा हमें। और यदि समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ए ओ बी ओ सी ओ तीनों बराबर होंगे, ए ओ बी ओ सी ओ तीनों बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज में के तीनों क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे, ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ, ये तीनों बराबर होंगे। और अगली बात हमें करें ए ओ निकल गया तो इसका मतलब तीनों निकलेगा, तो ए ओ निकलेगा कैसे, इसका मतलब ए डी निकल ले, उसका 2/3 कर दें तो हमें ए ओ निकल जाएगा। तो सबसे पहले ए डी निकालते हैं। और एक बात जान लीजिए, इस समबाहु त्रिभुज है ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण क्या होगा 60 अंश होगा। ये पूरा 60 होगा तो ये कितना होगा 30 होगा, क्योंकि लंबार्धक है। ये 30 होगा, ये 60 होगा पूरा, ये आप लोग जानते ही है 60 होगा, इसको हमें कोई जरूरत नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। भाई क्या होगा लाइनटी होगा। तो आइए सबसे पहले देखिए त्रिभुज किस में देखेंगे, ए डी बी में देखिए, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में देखा जाए ए डी बी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है 90 अंश सामने वाली भुजा कर्ण होती है, एक कर्ण हो गई, और जो कोण बनता है उसके सामने वाली क्या होती है लंब होती है, ये लंब हो गई एक कर्ण हो गई, तो ये क्या हो गया आधार। और हमें यही निकालना है, आधार ही निकालना है, आधार निकालना है और कर्ण दिया है। इसका मतलब आधार और कर्ण में किसका फार्मूला लगता है, आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार, कॉस का या सेक का। तो हम कॉस लगा लेते हैं, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ए अपन के मतलब आधार बटे कर्ण समझिएगा, बेस अपन हाइपोटेनस, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे। आधार की वैल्यू क्या है, इसमें आधार की वैल्यू क्या है ए डी है, तो यहाँ ए डी लिख रहे हैं, और कर्ण क्या है ए बी है। और कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू 3/2। ए डी की वैल्यू कितना है, ए डी निकालना है हमें, ए बी वैल्यू क्या है एल है। हम लोग इसके ट्रांसफर करेंगे तो ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल इधर आएगा, एल √3/2 या तो √3/2 इंटू एल, इतना मात्रा कर गया, हमें ए डी का मान निकल गया। हमें चाहिए था ए ओ, ए ओ बराबर कितना होगा, ए ओ बराबर सीधा लिख लीजिए, ए ओ बराबर कितना हो जाएगा 2/3 ए डी। अब 2/3 ए डी वैल्यू कितना है बच्चा, यहाँ पर लिखा हुआ है करीब 3/2 एल, 2 से कैंसिल हो जाएगा। और आप लोग देखिए करीब 3 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, करीब 3 के जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि कड़ी को हटाने के लिए, या फिर ऐसे कर लीजिए 3 को अगर ब्रेक करेंगे क्या होगा, करीब 3 गुणे करीब 3 लिख सकते हैं इसे, एक करीब 3 कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा 1/3 बच जाएगा। इतना तो कम से कम जानते ही होंगे, ठीक है। अब देखिए ए ओ बराबर बी ओ बराबर क्या है सी ओ, इसका मतलब सभी वैल्यू क्या होगा 1/3 है, ठीक है। अब आपको पूरी दूरी केंद्र से शीर्ष से केंद्र तक की दूरी सब मालूम हो गई, ए ओ बी ओ सी ओ। अब तीनों आवेशों कारण केंद्र पर जो आवेश रखा है उस पर हम बल ज्ञात कर सकते हैं, मतलब पहले कारण इस पर, दूसरे कारण इस पर। अब देखा जाए तीनों आवेश का परिमाण क्या है समान है, तीनों आवेश का परिमाण समान है, और तीनों डिस्टेंस जब इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा तीनों बल, तीनों जो आवेश हैं, तीनों कारण जो केंद्र पर बल निकलेगा, तीनों बल क्या होंगे बराबर निकलेंगे। तो वही क्या निकलेगा वो देख लेते हैं हम लोग, इससे पहले स्क्रीनशॉट करिए इसके बाद। ओके आगे लगाते हैं, चलिए 1 मिनट ये लगाते हैं। देखिए Q1 के कारण बिंदु पर बल कितना होगा, बिंदु पर बल F1 बराबर 1/4 Q1 Q/r²। ओके A² देखिए यहाँ हम देखिए हमें ए इसका लिख दिया, ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए ओ आर इसलिए नहीं लिखिए, इसको आर लिखेंगे तो भी यार तीनों आर ही लिख दीजिए, या तो कहिए फिर आप लोग बराबर है तो दूरी ए स्क्वायर, तीनों दूरी क्या है बराबर है 9 × 10 घात 9। Q1 की वैल्यू कितना है, Q1 वैल्यू Q है, Q बटे कितना हो गया, ए को वैल्यू कितना है ए स्क्वायर, ए वैल्यू कितना है 1/3 एल, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा F1 = 9 × 10 घात 9 Q। देखिए करीब 3 स्क्वायर होगा 3 हो जाएगा, करीब 3 स्क्वायर 3 होगा, और 3 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा क्योंकि थर्ड पार्ट में L²। ये किसका वैल्यू आ गया F1 का वैल्यू। इसी तरह F2 F3 F4 सभी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी ए से ओ की ओर, इसकी डायरेक्शन ए से ओ की ओर होगी, ए से या ए ओ के अनुदिश। जो F1 की डायरेक्शन होगी ए ओ के अनुदिश होगी। अब चलिए इसी प्रकार से F2 F3 होंगे, इसे रेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू
लिख दीजिए इसी प्रकार F2 बराबर F3, F2 बराबर F3 कितना आएगा वो 9 गुणे 10 घाते 9, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 3Q अपान L स्क्वायर। ओके, इतना हो जाएगा, ये दोनों वही होंगे। अब हम लोग देखिए अब देखा जाता है F1 डायरेक्शन इधर है, F2 इधर है, F3 इधर, तीनों तो जुड़ेंगे नहीं क्योंकि तीनों सदिश राशि है। तो हम क्या करते हैं, या तो तीनों को एक ही दिशा में लाते हैं या तो विपरीत ला देते हैं, तब उसको जोड़े या घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, F1 की डायरेक्शन इधर है, F2 इस डायरेक्शन है, इसे हम या तो इस डायरेक्शन कर लें या तो इस डायरेक्शन कर लें। तो F2 का हम लोग क्या करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज घटक लंबवत घटक निकाल लेते हैं, जिसका क्या होगा F2 cos थीटा और F2 sin थीटा होगा। तो यहाँ कोण इसके साथ कितना बनाएगा, आप लोग खुद सोच सकते हैं। इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, यहाँ कितना कोण बनेगा सोच लीजिएगा। ये लंबार्धक इस पर है, तो इससे लंब करेंगे तो क्या 90 बनाएगा, 90 और 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ देखिएगा, ये F2 को वैल्यू हम इस डायरेक्शन में निकालेंगे, क्या होगा F2 cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्षैतिज घटक इसका है। F2 का क्षैतिज घटक क्या होता है, किसी भी राशि के क्षैतिज घटक जिसके साथ कोण बनाती है वही होता है। तो F2 इसके साथ कोण बना रहा है, किसके साथ, इसके साथ, AO के साथ। तो ये कितना 60, तो F2 cos थीटा, F2 cos थीटा मतलब cos 60, और इधर की क्या होगा जाएगा, इसी को ऊपर की डायरेक्शन क्या होगा F3 cos थीटा होगा, F3 cos 60, ये इधर होगा, यही लिख दे रहे हैं F3 cos 60। अब देखिए F2 और F3 का दोनों का OA के डायरेक्शन में वैल्यू निकल गया, वो दोनों, और फिर F1 क्या है AO के डायरेक्शन में। अब दोनों एक ही रेखा पे होंगे, तीनों बल एक ही रेखा पे होंगे, जो सेम डायरेक्शन में उसे जोड़ लीजिए, जो विपरीत है उसे घटा लीजिए। अब लिखते हैं बिंदु O पर कुल बल, बिंदु O पर, बिंदु मतलब केंद्र पर, बिंदु O पर परिणामी बल, परिणामी बल, परिणामी बल ज्ञात करेंगे आप लोग। क्या होगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए F1 इस डायरेक्शन में कितना बल लग रहा है नीचे, F1 ऊपर कितना लग रहा है, F2 cos थीटा और F3, तो दोनों क्या होगा, F1 के विपरीत वो सब है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि जब विपरीत दिशा में होती है तो माइनस घटाया जाता है। F2 cos 60, फिर वो भी विपरीत है, तो देखिए ये भी क्या है ऊपर की डायरेक्शन में, F1 विपरीत है, तो इसको F1 के अगर सापेक्ष अगर देखेंगे तो माइनस F3 लिखा जाएगा, इसके सापेक्ष देखेंगे तो प्लस में लिखा जाएगा, इसके सापेक्ष देखेंगे दोनों एक ही लिखेंगे, लेकिन इसके लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे। F3 cos 60 मतलब हमारे कहने का मतलब दोनों अगर ये दोनों एक ही दिशा में जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ प्लस, फिर ब्रैकेट टूटेगा, ओपन करेंगे, ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, माइनस जाकर इसे माइनस कर देगा, बल उलट दीजिए सबका। चलो बोलिए F1 वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और सॉरी 9 गुणे 10 घाते 9, 3Q अपान L स्क्वायर, माइनस इसका भी वैल्यू वही है, ये दोनों इक्वल है, सेम है। बोलिए 9 गुणे 10 घाते 9, 3Q अपान L स्क्वायर, कॉस कितना हो जाएगा 60, cos 60 वैल्यू कितना हो जाता है, cos 60 वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, देखिए जो cos 60 वैल्यू क्या 1/2 होता है। अब इसे इतना रख दिए, माइनस करके फिर क्या लिखिए 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे क्या है 3Q अपान L स्क्वायर इंटू 1/2। देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2, दोनों सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1 टाइम्स हो जाएगा दोनों, क्योंकि 1/2 मतलब हाफ मतलब ये क्या है, ये पूरी कितना है हाफ टाइम्स है, ये पूरा कितना है हाफ टाइम्स है, हाफ और हाफ को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होगा तो 1 हो जाता है। 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 3Q अपान L स्क्वायर, माइनस 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 3Q अपान L स्क्वायर, हाफ को 1 कर लिया हम। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है तो कर दिया जाएगा, 0 आ गया। इसका मतलब केंद्र पर कुल कितना बल लग रहा था, फिर समबाहु त्रिभुज ABC के केंद्र पर कुल कितना बल लग रहा है 0 न्यूटन। ये आपका आंसर है, स्किप करिए। चलिए बस आज इतना ही।